नमस्कार। आज की जो क्लास है वो सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ आईओटी को सिस्टम में जो है आपको जो है साइबर अटैक के बारे में पढ़ा ही चुके हैं। आईओटी को सिस्टम कैसे डेवलप किया जाता है उसके बारे में हमने जानकारी दे ही दिया है, और आगे आपको हम ये भी बताए कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन सी डिवाइसेस इससे प्रभावित होती हैं, या साइबर सुरक्षा के लिए कौन कौन सी डिवाइसों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए और उनको कैसे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आपने पढ़ा। साइबर अटैक क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हमने आपको बताया वेब बेस्ड साइबर अटैक और सिस्टम बेस्ड साइबर अटैक। तो ये आपको डीएनएस स्पूफिंग क्या होता है, सेशन हाईजैकिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, और ब्रूट फोर्स क्या है, सिस्टम बेस्ड अटैक के बारे में हमने आपको जानकारी दिया। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, ये सब अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे ट्रिपल सी हो या ओ लेवल हो या अन्य कोई आईटीसी या आईटी से रिलेटेड जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो एग्जाम में, तो अक्सर ये पूछे जाते हैं कि ट्रोजन हॉर्स क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया, वायरस है, वॉर्म है, क्या है, ठीक है ना। ये सवाल किए जाते हैं, तो आप जब उनके बारे में कुछ जानकारी अगर आपको होगी तो आप आराम से टिक लगा देंगे कि इसका ये सही उत्तर है, ठीक है ना। एक बैक डोर्स होता है, बॉट्स होता है, ये सब चीजें जो हमने आपको सिस्टम बेस्ड अटैक बताए, और ये जो है आपके सिस्टम को प्रभावित करते हैं, आपके सिस्टम के डेटा को ये ट्रैक करके उसको लीक करने का कार्य करते हैं। और हमने ये भी बताया कि आईओटी में सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, यानी क्या नीड ऐसी आन पड़ी कि आईओटी को सुरक्षित रखा जाए। क्योंकि देखिए आईओटी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि आईओटी में वो सारी डिवाइसेस आती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक हों, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हों। XYZ कुछ भी डिवाइस इस संसार में जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सब आईओटी डिवाइस के रूप में जाने जाते हैं, और उनका अगर कनेक्टिविटी इंटरनेट से है तो बहुत बड़ी मतलब एक निगरानी करने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर क्या करते हैं कि ऑनलाइन उसमें वायरस अटैक करते हैं, और जिसके माध्यम से आपकी डिवाइस के सारे डेटा को चोरी कर लिया जा सकता है। तो इनकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी वो तो आप लोग जान ही रहे हैं कि आए दिन घटनाएं घटित हो रही हैं, तो उन घटनाओं से सबक ले करके हमें उसकी सुरक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा। और सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट क्यों आन पड़ी, इससे संबंधित कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनके माध्यम से हम सिक्योर कर सकते हैं। एक तो हमें जैसे देखिए होता क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डिसीज या कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है तो उस समस्या का समाधान के लिए आप उसकी जड़ पर जाते हैं ना, कि समस्या आखिर उत्पन्न कहाँ से हो रही है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर एक जो प्राइमरी चेकअप करने के बाद आपको उससे संबंधित, अगर पेन हो रहा है तो उससे संबंधित दवा दे देता है, लेकिन उससे आपका जो है पूरी तरह से हेल्थ कंप्लीट नहीं होगा, सही नहीं होगा तब तक जब तक उस हेल्थ की पूरी जांच नहीं होगी, और जांच के बाद ही तय होगा कि आपको कौन सी मेडिसिन से इसको खत्म किया जा सकता है। उसी तरह से आईओटी में अगर किसी प्रकार का वायरस या कोई डिवाइस हैक की गई है तो उसकी जड़ तक पहुंच करके उसमें कहाँ वीक पॉइंट है, वीक सेक्शन कहाँ है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो वही सब इसके उपकरण है जो मैंने बताया है आपको। सिक्योर द आईओटी नेटवर्क है, एथेंटिकेशन का एक हम सहारा ले सकते हैं कि भाई हमें बायोमेट्रिक्स के माध्यम से किसी को एंट्री दिया जाए यूज करने के लिए डिवाइस, और उसके डेटा को इंक्रिप्शन दे दिया जाए, यानी इंक्रिप्ट कर दिया जाए, बिना इजाजत के जो है हम उस डेटा तक नहीं पहुंच सकते हैं। उसके लिए पासवर्ड या आप आजकल पैटर्न है, थंब है, बहुत सारी फेस लॉकिंग है, बहुत सारे उपकरण उपलब्ध हैं जिनके माध्यम से हम उसको जो है एथेंटिकेशन के रूप में हम दे सकते हैं डिवाइस को, कि बिना एथेंटिकेट के आप
अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कोई फॉर्म या कुछ आप जब फिल करते हैं तो आपसे कैप्चा कोड मांग लिया जाता है, और आपको नीचे ये भी लिखा होता है कि आप आई एम अ रोबोट। क्या रोबोट तो नहीं है आप? अगर रोबोट हैं तो रोबोट जो होता है वो कैप्चा कोड को रीड नहीं कर पाता, ऐसा डिज़ाइन किया गया होता है। तो अगर मान लीजिए मशीन को लॉगिन करना अगर शुरू कर दे तो फिर वही फिल्म आपने देखा ही होगा रोबोट वाली, तो फिर मानव का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पीकेआई क्या है? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है, और एपीआई सिक्योरिटी के बारे में बताया। खास करके आईओटी सिक्योरिटी में कंज्यूमर डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, जैसे आपको एडाप्ट सिक्योरिटी बाय डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन द्वारा सुरक्षा को अपनाया जा सकता है। जैसी डिज़ाइन होगी उस तरह से उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। सिक्योरिटी लेवल कितना हाई हो, लेवल भी अब सिक्योरिटी में भी कई लेवल रखे गए। पहले क्या होता था कि एक लॉक से कार्य हो जाता था ना, आपने घरों में भी देखा होगा एक ताले से पूरा घर सुरक्षित रहता था ना। अब घर की सुरक्षा के भी कई लेवल लगा दिए गए। ताले के साथ साथ सीसी कैमरे सर्विस लाइंस पर लगाए गए हैं। वो एक मतलब लेवल है, सिक्योरिटी का एक दूसरा लेवल है। पहले ईमानदारी थी तो ताले से काम चल जाता था, अब ईमानदारी भी बड़ी खतरनाक दौर से गुजर रही है, तो इसलिए सीसी कैमरे लगा दिए गए हैं। सीसी कैमरे के साथ साथ अब ऑनलाइन कर दिया गया है कैमरे को, ठीक है, और यहां तक कि अब डिजिटल लॉक यूज किए जा रहे हैं, यानी लॉक में भी डिजिटल लॉक, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे हमें लगता है कि 90% जो ट्रेडिशनल चोरी थी वो खत्म हो गई है। जो पारंपरिक चोरी हुआ करती थी कि सेंध काटना, दीवारों को पीछे से काट करके जो है घर से गहने या कीमती सामान उठा ले जाना, अब वो बंद हो गया, क्योंकि अब जो है सारे कीमती सामान आपके लॉकर में आ गए हैं, खासकर उसके लिए लॉकर बना दिए गए हैं। तो सुरक्षा के जो लेयर थे, जो लेवल था, वो बदलता जा रहा है। अब आधुनिक समय में नए नए खतरे उत्पन्न हो रहे हैं और नए नए चुनौतियां सामने आ रही हैं। तो वो सब के लिए हमें नए नए उपकरण का भी डिजाइन करना होगा। उसी तरह सिक्योरिटी लेवल कई स्तर पे हो ही गया, आपको हमने बताया ही। लो लेवल और हाई लेवल, मल्टी लेवल, इस टाइप के अटैक होने की वजह से हमको अपने सुरक्षा का जो घेरा है वो कई लेवल में बनाना पड़ रहा है। आईओटी सिक्योरिटी एक्टिविटीज, इसकी सुरक्षा के लिए हमें कुछ एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट होती है। खास करके आपने देखा होगा कि आइडेंटिफिकेशन किया जाता है पर्सन का, कोई भी डिवाइस यूज करने के लिए उसको आइडेंटिफाई करती है, डिवाइस स्वयं आइडेंटिफाई करती है। इसके बाद ऑथेंटिकेशन भी आपसे करवाती है, और अथराइजेशन और मॉनिटरिंग। ये 3-4 सेंटेंस हैं जिनको आपको समझना होगा। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, अथराइजेशन एंड मॉनिटरिंग। क्या क्या हमने बताया? हमने क्या क्या बताया? और मॉनिटरिंग। ये आईओटी सिक्योरिटी एक्टिविटीज हैं। क्या है? आईओटी सिक्योरिटी एक्टिविटीज है। क्या है? हाँ, इन्हीं एक्टिविटीज के द्वारा हम सिक्योरिटी के लेवल को और हाई करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, इसमें क्या होता है? सबसे पहले आईओटी डिवाइसों को सुरक्षित आइडेंटिफायर की आवश्यकता होती है, जैसे कि सीरियल नंबर, जिन्हें डिवाइस निर्माता और विशिष्ट रूप से उपकरण को आइडेंटिफाई करने के लिए वापस खोजा जा सकता है। इन कॉन्सेप्ट को व्यापक रूप से मौजूद सुरक्षा ढांचे में व्यक्तियों एवं एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे
आईओटी डिवाइसों के लिए भी बढ़ाया जाना चाहिए। क्या बढ़ाया जाना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन को आईओटी डिवाइसेस में लागू करना चाहिए। सभी प्रकार के आईओटी डिवाइस में आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? और एथेंटिकेशन, एथेंटिकेशन का मतलब होता है कि हम वेरीफाई करें, प्रमाणित करें अपने आप को। जैसे होता है ना कि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप डेटा में डेड हो चुके होते हैं ना, आप डेटा के महत्व को तब समझते हैं जब आपके ऊपर वो समस्याएं आकर खड़ी होती हैं। ऐसे आप डेटा मतलब, अरे छोड़ो यार, डेटा मतलब क्या है? डेटा मतलब वही दस्तावेज। अगर कहीं दस्तावेज में एक लाइन लिख दिया जाए कि आप इस पृथ्वी पर अब नहीं रहे, डेटा में, फिर आप अपने ही डेटा को वेरीफाई कराने के लिए, अथराइज कराने के लिए दर दर भटकेंगे कि मैं जिंदा हूं। नहीं भाई, आप जिंदा नहीं, क्योंकि ये सर्टिफिकेट साफ साफ बोल रहा है आप जिंदा नहीं, आप तो मर चुके हैं। अब वो व्यक्ति कहता है कि भाई साहब मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो वह सामने वाला जो सर्टिफाइड करता है वो कहता है ना, जो पेपर बोल रहा है वो मैं बोलूंगा। समझ रहे हैं ना? तब वहां समझ में आता है दस्तावेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब जिसके ऊपर जो चीज पड़ी होती है उसको एहसास होता है कि डेटा क्या चीज है। तो अथराइजेशन, एक ऐसे मैकेनिज्म को लागू करने की आवश्यकता है ताकि डिवाइसों के बिहेवियर को खास करके अनुमति दे और उसी के अनुमति के आधार पर, इजाजत के आधार पर वास्तविक यूज के दौरान कोई भी व्यवहार की अनुमति दी जा सके। यानी अगर अथराइजेशन हम किसी भी चीज का कर लेते हैं तो वो फिर वो कहीं भी हो, जैसे मान लीजिए हम कहीं एंट्री करते हैं किसी सेमिनार में और आप एक टोकन या एक टिकट दिखाते हैं और टिकट वो स्कैन होता है ना। देखिए, आपका खुद भाई या रिश्तेदार आपको व्यक्तिगत जानता है, इसके बावजूद भी अगर उसकी ड्यूटी वहां पर लगी हुई है गेट पर, तो आपका वो बिना कार्ड चेक किए अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि उसकी ड्यूटी है। और ड्यूटी को फॉलो करने के लिए वो जान रहा है कि आप ही हैं, इसके बावजूद आपके आई कार्ड को स्कैन करता है और जब तक मशीन नहीं कहती है तब तक उसको अंदर जाने की इजाजत नहीं। यानी अथराइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है कि बिना परफेक्ट डेटा के या बिना डेटा को वेरीफाई किए आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी जब इसमें चूक हो जाए, हल्की सी कहीं चूक हो जाए, हल्की सी कहीं मिस्टेक हो जाए प्रोग्रामिंग में, मशीन के प्रोग्रामिंग में, तो कितना बड़ा बवाल हो जाता है ना सिक्योरिटी को लेकर के। आजकल हर पर्सन को रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ सुरक्षा की भी बहुत जरूरत है, और मानव ने उपलब्धि हासिल कर ली है कि अन्य जीव जंतुओं की अपेक्षा काफी सुरक्षित महसूस करता है ना, काफी सुरक्षित। लेकिन जिस तरह से क्राइम, जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, हमें लगता है कि सुरक्षा के मानक और स्टैंडर्ड कराने पड़ेंगे या करना पड़ेगा। पहले देश की जो बॉर्डर सीमा होती थी उसको एक पर्सन की 2 आंखों से निगरानी होती थी, बीच बीच में चौकियां बनी हुआ करती थी, बॉर्डर पे गश्त होती थी। अब काफी टेक्नोलॉजी, जैसे कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी का मिसयूज बहुत हो रहा है। देखिए, मिसयूज कौन कर रहा है? मिसयूज वो कर रहा है जिसको रोटी की भी सुविधा हो चुकी है, कपड़े की व्यवस्था है, मकान की भी है, वो तो मिसयूज कर रहा है।
ठीक है ना। लेकिन बॉर्डर पर आप सोचिए, जहां 40,000 जवान लगते थे, खड़े होकर के पहरा देते थे जी उस बॉर्डर पर, वहां आज 4,000 जवान ही काफी। कैसे? सर्विस लॉन्च कैमरे लगे हुए हैं, 24 आवर मूव कर रहे हैं, और उसका सेंट्रल पावर एक हेड कमांड पर है। वहां से बैठ करके सारी स्क्रीनें देखी जा रही हैं। क्या आपको मालूम है कि आप जिस शहर में रहते हैं और जिस चौराहे से गुजरते हैं, वो चौराहा सीसीटीवी निगरानी में है? पता है? और उसको कहीं और व्यक्ति देख रहा है बैठकर, मालूम है? 112 का हेड ऑफिस आपने देखा है यूपी में? कहां पर है? कहां? शहीद पथ पर। कभी आपको अंदर जाने का मौका मिला? तो वहां आप जब जाएंगे, वहां पे भी कमांड सेंटर बनाया गया है, मुख्यालयों पर बनाए गए हैं। 24 आवर चौराहे से कौन गुजर रहा है, कितने टाइम गुजर रहा है, कितना गैदरिंग है, क्या है, सब पूरी कंट्रोलिंग वहां से दिखाई देती है। समझ रहे ना? तो आप सुरक्षित तो हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। अगर कोई घटना घटित हो जाए तो वर्तमान समय में सुरक्षा तो मिलेगी, लेकिन देर से मिलेगी घटना घटित होने के बाद। ये तो वैसे भी नियम ही है कि कोई भी समस्या आने के बाद ही उसका समाधान होता है, पहले नहीं हो पाता है। पहले हो जाए तो समस्या ही ना आए। तो ये जो टेक्नोलॉजी का आवागमन होने की वजह से सिक्योरिटी का जो लेवल काफी हाई हो गया है, उसे काफी राहत है, लोगों को काफी राहत है। खास करके हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट, जो फोर्स वाला डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, उनको काफी राहत है कि बेचारे 24 घंटे वहां जो ड्यूटी करते थे, अब उनका वो काम खत्म। अब बीच बीच में बख्तरबंद गाड़ियां जो है आना जाना होता है गश्त पे, बाकी 24 आवर स्क्रीन पे बैठ करके 3 घंटे 6 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी रहती है। वो 24 आवर स्क्रीन पे ही देखते रहते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। भाई एक चेयर पे बैठ करके आप आराम से स्क्रीन देख रहे हैं, कोई एक्टिविटीज हो तो ही तुरंत आप एक्शन ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अगर उसमें किसी प्रकार की फॉल्ट आ जाए, सुरक्षा में किसी प्रकार की सेध लग जाए, तब क्या होगा? तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो उनकी मॉनिटरिंग करना ये बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। प्रोटेक्टिंग आईओटी डिवाइस, आईओटी उपकरण की सुरक्षा, इनकी सुरक्षा के लिए कीप चेंजिंग योर पासवर्ड। अभी हमने थोड़े पहले मैम से कहा कि आप वाईफाई के जो पासवर्ड है उसको चेंज कर दिया करिए बीच बीच में, ठीक है ना। क्योंकि पासवर्ड से आदमी डेटा काफी यूज कर सकता है, या हमारे डेटा से या हमारे इंटरनेट एक्सेस से वो कोई कांड भी कर सकता है। भाई हमारा वाईफाई ले करके किसी को गाली गलौज दे दिया, तो जब पूरा डेटा निकाला जाता है तो वो कहां किस लोकेशन से दिया वो भी तो उस जद में आ जाएगा ना। इसलिए हमें कीप चेंजिंग योर पासवर्ड, पासवर्ड को हर समय बदलते रहना चाहिए। मोबाइल का, ईमेल आईडी का, अन्य किसी आईडी का पासवर्ड एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अलग। अब आप ये डिफरेंट पासवर्ड यूज कैसे करेंगे? बीच में भूल नहीं जाएंगे? कहां कहां डायरी में नोट करेंगे? तो पासवर्ड मैनेजर से जाकर वहां से पता कर सकते हैं कि आपका पासवर्ड क्या है। लेकिन ये भी याद रखिए, ईमेल आईडी का पासवर्ड किसी को मिल गया तो आपके सारे पासवर्ड कॉपी हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना?
ईमेल आईडी का पासवर्ड अगर किसी को आपने दे दिया तो उससे गूगल लॉगिन करके और पासवर्ड मैनेजर पर जाकर सारे पासवर्ड आपका कॉपी कर लेगा। ठीक है ना। और खासकर अगर बैंकिंग पासवर्ड आप उसके हाथ में लग गया तब तो आपकी वॉट लगा देगा, लेकिन फिर भी एक जगह उसको एक लेयर पर, एक स्टेप पर फंसना होगा। वो स्टेप कौन सा हो सकता है? क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं आप इधर? हमने अभी क्या पूछा कि अगर बैंकिंग पासवर्ड किसी के हाथ में लग जाए तो आपकी वॉट लगा तो देगा, लेकिन एक स्टेप पे फंस जाएगा। वो स्टेप क्या हो सकता है? वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपका मोबाइल में होगा। वही अगर पासवर्ड वन टाइम ओटीपी अगर उसको मिल गया तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो 2-3 सेकंड में खाली। ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो लॉगिन आईडी है मोबाइल डिवाइस की, वो है आपकी ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी का पासवर्ड गलती से अपने सहपाठी को भी नहीं देना है, क्योंकि वो आज आपके क्लास में आपके साथ मीठी मीठी बातें कर रहा है। कल जब वो एक आईटी एक्सपर्ट बनकर के बाहर निकलेगा, कहीं वो हैकर बन गया और उसने कहा लाओ अपने दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट पहला करते हैं, तो क्या होगा फिर? इसलिए आपको इसे ध्यान रखना है। दूसरा है यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी ऑथेंटिकेशन के लिए मल्टी फैक्टर का इस्तेमाल करना चाहिए। खास करके किसी भी डिवाइस में लॉगिन करने का प्रयास अगर करते हैं तो आपके पास यह साबित करने के लिए एक और क्रेडेंशियल भी होता है कि यह वास्तव में आप है। आमतौर पर इसका मतलब है कि डिवाइस आपके ईमेल या स्मार्टफोन पर एक कोड भेजेगा। समझ रहे हैं? 4 डिजिट का एक कोड भेजेगा कि आप वाकई में वही डिवाइस यूजर हैं आपकी ईमेल आईडी पर। तब आप उस ईमेल आईडी पर जो कोड भेजा है आपके स्मार्टफोन में, वो कोड आप शेयर करने के बाद ही लॉगिन कर सकते हैं। एक मजबूत पासवर्ड की तरह एक आईओटी डिवाइस की सिक्योरिटी के लिए एक एक्स्ट्रा, समझ लीजिए, बेनिफिट प्रदान करता है और सुनिश्चित करने में भी मदद करता है कि एक अनऑथराइज्ड यूजर आसानी से लॉगिन नहीं करे। आई बात समझ में? कहां जाना चाहिए? अब डोंट इनेबल यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले फीचर। यूनिवर्सल प्लग और प्ले सुविधाएं को हम एक्टिव ना करें, यानी सेटिंग में अक्सर आपने देखा होगा, सेटिंग में जाकर के कुछ चीजें जैसे आपकी लोग पब्लिक प्राइवेसी ऑन कर देते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक देख सके, पब्लिक डोमेन में ऑन कर देते हैं। तो उसको पर्सनल में रखिए, पब्लिक में ना उसको शो करिए। और अपडेट करते रहे एवरी डिवाइस को। अपडेट का मतलब बीच बीच में वो अपडेट मांगता है, उसको अपडेट करते रहे। यूज स्टोरिंग वाईफाई इंक्रिप्शन। मजबूत वाईफाई इंक्रिप्शन का उपयोग करें। घर या ऑफिस का राउटर आईओटी डिवाइस और इंटरनेट के बीच में गेटवे है। यदि यह सिक्योर नहीं है तो आपके आईओटी डिवाइस और आपके नेटवर्क दोनों पर हमला हो सकता है। तो वही आप आईओटी डिवाइस, आप जो है राउटर वगैरह, इसे पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। आईओटी डिवाइस के साथ अपने राउटर पर डिफॉल्ट की जांच करते रहना चाहिए। यूजर का नाम और पासवर्ड हर समय बदलते रहना चाहिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप पहले से इंक्रिप्शन का यूज नहीं करते हैं तो अपने राउटर को आपके पास उपलब्ध सबसे मजबूत इंक्रिप्शन टाइप पर सेट करना अच्छा
होगा। अधिकांश राउटर पर हम जब WPA2 होता है तो आपका राउटर इंक्रिप्शन के इस लेवल का सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको अपग्रेड कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? अपग्रेड कर देना चाहिए। बाटनेट क्या है? बाटनेट से जुड़े डिवाइस का एक कलेक्शन है। बाटनेट जो होता है वो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस का एक कलेक्शन। अब आपसे एक सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है आसानी से, बॉटनेट क्या है? 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन यह है इंटरनेट से जुड़े डिवाइसों का एक कलेक्शन है। दूसरा, यह डिवाइसों से जुड़े हुए डिवाइस का एक कलेक्शन है। तीसरा, यह सिंगल डोमेन में काम करता है। चौथा, यह इनमें से कोई नहीं ऑप्शन। तो आप क्या कहेंगे? बॉटनेट नामक जब कोई सेंटेंस आपके दिमाग में होगा तभी तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। इसलिए किताबें पढ़ना आवश्यक होता है। किताबें पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है कि किताबें हर समय अपडेट होकर के आती हैं और कुछ नई नई चीजें जुड़ी होती हैं। समझ रहे हैं ना? तो बॉटनेट आप इतना ही आपसे पूछेगा, बहुत ज्यादा सवाल आपसे नहीं करेगा, बस इतना पूछेगा बॉटनेट है क्या। तो आप ऐसा कहीं बता दिए बॉटनेट यानी इंटरनेट से संबंधित ये सेंटेंस जुड़ रहा है, तो आप कहीं उसका दूसरा अर्थ ना बता दें। उसका बस अर्थ यही बताए कि बॉटनेट या इंटरनेट से जुड़े डिवाइसों का एक कलेक्शन है जिसमें इंडिविजुअल कंप्यूटर जो पीसी या सर्वर, मोबाइल डिवाइस और इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस इसमें शामिल है जो सामान्य टाइप के मैलवेयर से इन्फेक्टेड होते हैं और हैकर को कंट्रोल करने की ये इजाजत देते हैं। कौन इजाजत देते हैं? बॉटनेट। इन्फेक्टेड डिवाइसेस को दूर से थ्रेड एक्टर अक्सर साइबर जो अपराधी हैं द्वारा कंट्रोल किया जाता है और विशिष्ट कार्यों के लिए इसका यूज किया जाता है। मालिशियस और ऑपरेशन यूजर से छिपा रहता है और खासकर जो बॉटनेट का यूज हम आमतौर पर स्पैम ईमेल भेजने, क्लिक करके धोखाधड़ी में संलग्न होने और डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल सेवा डीडॉस हमलों के लिए मालिशियस ट्रैफिक को जनरेट करने के लिए किया जाता है। कुल मिलाकर के बॉटनेट एक खतरनाक डिवाइसों की श्रेणी में रखा गया है। किसमें? सबसे इंजर्ड टाइप में ये आता है बॉटनेट। इसके टाइप क्या है? एक डिडॉस है। डिडॉस क्या है? डिडॉस या पहला और सबसे आम टाइप का डिडॉस या डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस बॉटनेट इसका पूरा नाम है, जिसका यूज हैकर द्वारा डिडॉस डिडॉस हमलों को शुरू करने के लिए किया जाता है। यह हमला तब होता है जब कई सिस्टम बैंडविड्थ या लक्षित सिस्टम के संसाधनों को बढ़ा देते हैं। यह सीधा सा मतलब है कि जब आतंकवादी हमला करते हैं तो वो ऐसी जगह हमला करते हैं जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो। हैकर तो वहीं पर हमला करेंगे जहां डिवाइसों की संख्या ज्यादा हो। तो डिवाइस सबसे ज्यादा कहां होता है? बॉटनेट पे, क्योंकि बॉटनेट पे बहुत सारे इंटरनेट से संबंधित डिवाइसेस कलेक्ट हैं, जुड़े हुए कनेक्ट हैं। अक्सर हम लोग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं आतंकवादी हमले ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे हो जाते हैं, बड़े रेलवे स्टेशन पर, मंदिरों, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, जहां ज्यादा पॉपुलेशन दिखाई देती है उनको वहीं पर वो अटैक करते हैं, क्योंकि उनकी दुश्मनी मानव जाति से है। किससे है? मानव जाति से। और हैकर की दुश्मनी डिवाइस से है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि कोई डिवाइस काम करे, क्योंकि डिवाइस अगर आसानी से काम करेगी तो वो क्या करेंगे? भूखे मरेंगे। उनको भी तो चाहिए कुछ खर्चा पानी, तो कहां से आएगा? अब घर में कुछ बचा ही नहीं है चोरी करने को, तो फिर डिवाइस ही को हैक करें, सारे डेटा को चुरा ले, फिर इसके बाद पैसा आएगा अच्छा खासा। कैसे आएगा भाई? पैसा दो डेटा लो। क्यों? पैसा दो डेटा लो, सीधी सी बात है। और एक स्पाइडर बॉट्स है,
देखिए ये भी एक नया सेंटेंस आपको सुनने में आ रहा होगा, स्पाइडर बार्ड्स। डिडास तो आपने समझ गए कि डिडास पर लोग क्यों हमला करते हैं, क्योंकि डिडास जो है ये बॉटनेट का एक पार्ट है और एक टाइप है कह लीजिए। और बॉटनेट डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं उसको हम बॉटनेट कहते हैं। जहां पर बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट हो वो कहीं ना कहीं बॉटनेट से ही कनेक्ट होता है और बॉटनेट के द्वारा ही हैकर डिवाइस को हैक करते हैं। और बॉट्स नेट कितने टाइप के होते हैं, उसमें एक डिडास हो गया, एक हो गया स्पाइडर बार्ड्स। स्पाइडर बार्ड्स के बारे में आपको बता दूं, डिडास के बारे में आपने समझ ही लिया। क्या समझा डिडास के बारे में? डिडास एक पहला और सबसे आम प्रकार का डिडॉस या डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस बॉटनेट है, जिसका यूज हैकर द्वारा डिडास हमलों को शुरू करने के लिए किया जाता है। यानी स्टार्टिंग डिडास से ही करते हैं। यह हमला तब होता है जब कई सिस्टम बैंडविड्थ या लक्षित सिस्टम के संसाधनों को बढ़ा देते हैं। आमतौर पर एक या अधिक वेब सर्वर में डिडॉस हमलों को विभिन्न तकनीकी माध्यम से निष्पादित किया जाता है, जिसमें सॉफ्टवेयर कमजोरियों का शोषण करना या इंटरनेट ट्रैफिक की एक बड़ी मात्रा के साथ लक्ष्य को बड़ा करना या शामिल करना होता है। यानी डिडास में क्या होता है कि बैंडविड्थ की संख्या ज्यादा होती है, यानी ज्यादा बैंडविड्थ होगा तो ज्यादा डिवाइस जुड़े होंगे, ज्यादा डिवाइस जुड़े होंगे तो स्टार्टिंग हमको करने में आसानी होगी, हैक करने में। और दूसरा है स्पाइडर बार्ड्स। स्पाइडर बार्ड जिसे वेब स्पाइडर या क्रॉलर के रूप में जानते हैं, वेब कंटेंट को ये पुनः प्राप्त करने या इंडेक्सिंग करने के उद्देश्य से हाइपरलिंक का ये फॉलो करता है। हाइपरलिंक को फॉलो करके वेब ब्राउजर तक पहुंचता है और स्पाइडर HTML और अन्य जो आपकी डिवाइसेस हैं उसमें CSS, जावास्क्रिप्ट और इमेजों को डाउनलोड करता है और साइट पर जो भी डेटा होता है उनको कलेक्ट करके उनका यूज करता है। यानी सबका काम बटा है, चोरी करने के लिए कई की पॉइंट हैं, किसका क्या काम है वो यहां बताया जा रहा है। इसके बाद चैट बॉट का काम आता है, ये भी टाइप है बॉटनेट का। किसका टाइप है? बॉटनेट का। तो चैट बॉट यह बॉट स्क्रिप्ट है जो चैट रूम में जो कंपटीटर होते हैं उनको सबमिट करता है, कुछ टेक्स्ट पैटर्न की तलाश करते हुए एक ऑटोमेटिक एक्टिविटीज को रिएक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए एक चैट बॉट किसी यूजर को ये चेतावनी देता है कि उसकी जो लैंग्वेज है वो अनयूज्ड है। अब दिमाग खराब। अब बताइए कि अगर जिस लैंग्वेज में आप चीजें रखे हैं अगर वो लैंग्वेज ही चेंज हो जाए डेटा की, तब क्या करेंगे? फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। दूसरा है स्क्रैपर बाट। स्क्रैपर बाट स्पाइडर बाट्स के ही समान होता है और ये वेब पेजों से डेटा को रीड करने स्क्रैपर बाट बहुत यूज में लाया जाता है। इस बाट की जो कैपेसिटी होती है वो डेटा को हार्वेस्टिंग करने के काम में आती है। हार्वेस्टिंग का मतलब उसको तोड़ना। इसके बाद वीडियो बाट आता है। वीडियो बाट ये मुख्य रूप से वीडियो गेम में यूज किया जाता है। इस तरह के वीडियो बाट पात्रों को बढ़ाकर आपके जो समग्र गेमिंग का एक्सपीरियंस है उसको बढ़ाते हैं। वीडियो बाट्स की उपस्थिति के साथ कैरेक्टर का भी जो जीवन होता है वो अधिक दिखाई पड़ता है कि जैसे हम अक्सर गेम खेलते हैं तो गेम में देखते हैं उसको हरा दें, हराने के चक्कर में आप 2 घंटा लगा देते हैं और उसमें आपका टाइम किल हो रहा है, आपका इंटरनेट एक्सेस हो रहा है ना। ये सब काम जो है करते हैं। बॉटनेट काम कैसे करता है इसको हम जो है कंप्लीट कर दें, थोड़ा सा है। तो बॉटनेट काम करता ऐसे है कि ये बॉटनेट में जो है एक इंजेक्शन होता है और एक कनेक्शन होता है और एक कंट्रोल होता है, एक मल्टीप्लिकेशन। ये 4 स्टेप्स के माध्यम से ये जो है मशीन को इफेक्ट करता है।
और खास करके इसमें मालवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिसमें स्पैम मेल है, इन्फेक्टेड वेबसाइटें आ जाती हैं, स्पेशल मीडिया पोस्ट हैं जो आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आ जाती हैं, और बॉट मास्टर एक होता है जो साइबर क्रिमिनल जो सरगना होता है वो रहता है इसमें शामिल, और कमांड देने वाला एक कंट्रोल सर्वर C2 भी रहता है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। कार्य कैसे करता है? ये इन्फेक्टेड मशीन को ये प्रभावित करने के लिए ये करता क्या है कि इन्फेक्शन और कनेक्शन और मल्टीप्लिकेशन और कंट्रोल, ये 4 स्टेप को मिला करके एक ये घेरा बनाता है, और वो घेरे में मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन 3 लोग करते हैं। कौन कौन? स्पैम ईमेल्स, इन्फेक्टेड वेबसाइटें और सोशल मीडिया पोस्ट, ये तीनों क्या करते हैं? मालवेयर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसके बाद फिर क्रिमिनल जो बूट मास्टर होता है वो कमांड देता है कंट्रोल सर्वर को, और सारे जो डिवाइसेस आपकी होती हैं क्रिमिनल मास्टर बूट मास्टर जो है इन्फेक्ट कर देता है सारी मशीनों को। इस तरह से ये काम करता है। और द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व 3 स्टेप्स, 3 स्टेप के द्वारा ये प्रोसीजर संपन्न होता है। पहले ये प्रिपेयर एंड एक्सपोज करता है, फिर इसके बाद इन्फेक्टिंग द यूजर वाया मालवेयर भेजता है, फिर इसके बाद ये जो टारगेट दिया जाता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, यानी धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ला देता है। चलिए आज का जो क्लास रहा वो यहाँ पर एंड होता है। आपको नेक्स्ट डे सिक्योरिटी चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग इन आईओटी डिवाइस, आईओटी डिवाइस में सुरक्षा की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से कैसे हम लड़ें या सामना करें, और आईओटी इकोसिस्टम का फ्यूचर क्या होने वाला है इसके बारे में, और नीड ऑफ पावरफुल कोर फॉर बिल्डिंग सिक्योर एल्गोरिदम के बारे में, और क्रिप्टोग्राफी क्या है, जैसे आपने आजकल क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको यह बताया जाएगा।